नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जिसमें देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बेरियम टाइटेनेट क्रिस्टल हैज़ ए थिकनेस ऑफ 2 mm. Its voltage sensitivity is given 0.012. It is subjected to a pressure of 0.5 millivolt per meter square. What is the voltage generated? तो दोस्तों ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो हमारा क्रिस्टल होता है, इस पर जब हम कोई फोर्स या मैकेनिकली फोर्स इसमें अप्लाई करते हैं तो इस क्रिस्टल से एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिसका रिलेशन जो हमारा होता है वो V इक्वल टू GTP। यहाँ पर G जो होती है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, और यहाँ पर T यहाँ पर उस मटेरियल की थिकनेस है, और P यहाँ पर वहाँ पर जो मैकेनिकल प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं दोस्तों, इन पर प्रेशर जैसे ही अप्लाई करते हैं आप, इन पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग जो होता है हमारे ट्रांसड्यूसर बनाने में इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जो क्वार्ट्ज होता है हमारा, वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रखता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जो लगातार पूछे जाते हैं कि ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, क्वार्ट्ज होता है। और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज की सेंसिटिविटी भी गिवन है, ये है 12 × 10⁻³ T यहाँ पर थिकनेस आपको गिवन है 2 × 10⁻³ और P यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है जो कि है 0.5 × 10⁻⁶। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्टेज जो होगा वो होगा 12 वोल्ट। इन क्वांटिटीज़ को आप थोड़ा सा यूनिट की देख लीजिए, और यहाँ पर जब इसको सभी को आप एक ही फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 12 वोल्ट। सही आंसर कितना होगा? 12। तो यहाँ पर सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वोल्टेज जो यहाँ पर जनरेट होगा वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल रहेगा, और उसका जो फॉर्मूला होगा GTP के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों फैरेड पर मीटर। ऐसे बहुत सारे यूनिट के क्वेश्चन हमारे मटेरियल के अंदर, इसमें दोस्तों मटेरियल के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं इस पोर्शन में, और मटेरियल के अंदर बहुत सारी यूनिट हमसे पूछी जाती है लगातार। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये फैरेड पर मीटर। हेनरी पर मीटर की यदि हम बात करें तो ये हमारी जो है ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज इंटू सेकेंड, ये हमारी मोबिलिटी की यूनिट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में दी हुई है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका, ये भी कई बार पूछा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और भी यूनिट से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारा लिया जाता है वो बोर पर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन के यूनिट की ये यूनिट होती है आपकी, ये किसकी होती है? मैग्नेटिक मूवमेंट की।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है यहाँ पर जो लगातार पूछी जाती हैं। तो ये 4 या 5 जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये खासतौर से हेनरी पर मीटर और फैरेड पर मीटर ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलें तो कॉपर हमसे पूछा है कि कॉपर मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, तो किस फॉर्मेट में ये रहता है। तो जो कॉपर है हमारा ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और डाईमैग्नेटिक के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में रहती है ये। और वहीं यदि हम आयरन मटेरियल की बात करें तो जो हमारा आयरन होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है, और ये जो है आपका इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती तो पॉजिटिव है पर काफ़ी कम होती है। और फेराइट जो होता है हमारा, फेराइट फेरोमैग्नेटिक रहता है, फेरीमैग्नेटिक, और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव में होती है प्लस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये फेरीमैग्नेटिक है, फेराइट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम इनमें एक और जो कैरेक्टरिस्टिक कई बार पूछी जाती है, BH कर्व से रिलेटेड भी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि BH कर्व पर इनको कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करना हो तो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है दोस्तों फेरी मैग्नेटिक की, फेरी मैग्नेटिक। दूसरी जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो पैरामैग्नेटिक की रहती है। वैक्यूम के लिए भी ये लीनियर रहता है, और ये वैक्यूम की कैरेक्टरिस्टिक होगी बी और एच के बीच में रिलेशन। और डाईमैग्नेटिक में जब आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा वैक्यूम के भी नीचे रहती है, ये डाईमैग्नेटिक रहती है। ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इस फॉर्मेट में रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कॉपर से मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। इसके पुराने वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस आर कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। कोई ड्रॉप दी है आपकी छोटी छोटी है, वो 64 ड्रॉप मिला के आपने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है जिसकी रेडियस आर दी हुई है, एंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर टू स्मॉलर ड्रॉप इज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपने छोटी छोटी जो 64 यहाँ पर ड्रॉप इस्तेमाल की हैं, इनको मिलाकर आपने बड़ी ड्रॉप बनाई हुई है। तो छोटी छोटी का जितना एरिया होगा सभी का मिला के वही तो एरिया आपकी बड़ी जो ड्रॉप है उसका होगा। तो इन 64 का वॉल्यूम इक्वल टू आपकी जो बड़ी यहाँ पर ड्रॉप बनी हुई है उसका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। यहाँ से आपको रेडियस में एक रिलेशन पता चल जाएगा, कैपिटल R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 4। एक ही आपको यहाँ से वॉल्यूम से एक रिलेशन मिल गया। अब आपसे पूछा है कैपेसिटेंस के बारे में, तो ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस रहता है ये चूंकि आपका एक गोला तरीके से रहती है, सर्कुलर रहती है, और इसका जो कैपेसिटेंस रहता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन R। यहाँ पर छोटी छोटी जो आपकी ड्रॉप हैं और जो बड़ी ड्रॉप है उनके लिए जब आप कैपेसिटेंस का रिलेशन लिखेंगे तो बिगर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल। तो यहाँ पर जो बिगर के लिए आपकी रेडियस है वो है 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर कैपिटल R है, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। ये छोटी आपकी जो बूंद थी, ये ड्रॉप थी, उसके लिए 4 पाई एप्सिलॉन r है, और ये बड़े वाले के लिए कैपेसिटेंस है। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर r डिवाइडेड बाय r। तो ये चूंकि आपका निकल कर आया था 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आपको केवल ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि जो यदि आपका जो कैपेसिटेंस है वो सर्कुलर है तो यहाँ पर उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन r। तो इससे रिलेशन आपको बनाना था और आपको
जो छोटी छोटी ड्रॉप थी उनसे मिला के जो आपने बड़ा बनाया, बड़ी ड्रॉप जो बनाई उससे आपको रेडियस का रिलेशन यहाँ से मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का है और उसको हमने चार्ज किया 500 वोल्ट से। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया हमने एक 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के द्वारा जो कि चार्ज है 200 वोल्ट से। तो अब जो न्यू कंडीशन आपसे पूछी है कि C1 और C2 इन दोनों को यदि पैरेलल में कंबाइन कर दिया जाए अब तो जो नेट पोटेंशियल होगा आपका वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोटेंशियल के बारे में एक रिलेशन होगा जो कि आप देखते ही हैं V = Q/C, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो ये इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर वोल्टेज मिल जाता है आपको, कॉमन वोल्टेज कितना होगा। तो चूंकि आपका चार्ज इस पर भी था, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = VC होता है यहाँ पर, वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस। तो ये सबसे पहले आपने C1 के लिए निकाला, तो C1 के लिए कितना हो जाएगा 20 × 500 प्लस अब सेकेंड C2 के लिए आपने यहाँ पर देखा तो इसके लिए कितना है चार्ज 200 × 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 × 200 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस कितना है C1 C2 20 + 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये होगी 400 वोल्ट। तो सही आंसर कितना होगा 400 वोल्ट। तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दूसरा जो कैपेसिटेंस है मान लीजिए 10 माइक्रोफैरेड का है पर उसको हमने चार्ज नहीं किया यानी वो 0 वोल्टेज है उसका, तब इस न्यू कंडीशन मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन होता और आपसे पूछा होता, क्योंकि ये रिपीटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए बताना भी जरूरी है इसको, कि आपका एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस और है जिसको कि हमने चार्ज नहीं किया, यहाँ पर हमने 200 वोल्ट से चार्ज किया, पर हमारा जो क्वेश्चन है न्यू उसमें है कि आपका 200 वोल्ट की जगह हमने उसको चार्ज ही नहीं किया, तो अब आपका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। तो न्यू कंडीशन में यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा, चूंकि अब चार्ज केवल एक ही कैपेसिटेंस पर है जो कि है 20 × 500 प्लस दूसरे वाले कैपेसिटेंस में क्या कोई चार्ज है क्या, तो यहाँ पर C आपने लिखा 10 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने उसको चार्ज ही नहीं किया है। तो इक्विवेलेंट अब यहाँ पर नीचे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा जो कि होगा 20 + 10। तो अब हमारा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ केवल C1 × V1 ही आया है, इस वाले वोल्टेज को हमारा 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो इससे रिलेटेड भी आपको तैयार रहना है, ऐसे बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज 2 ओम रेजिस्टेंस। कोई स्ट्रिप दी हुई है आपको जिसकी लेंथ एरिया आपको सब दिया हुआ है मान लीजिए, और इसका जो रेजिस्टेंस है R वो दिया हुआ है आपको 2 ओम। अब आपने क्या किया कि एक और मेटल लिया आपने, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, एक और मेटल लिया, ए मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर इज कोटेड ऑन इट्स अपर सरफेस टू ए थिकनेस इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर स्ट्रिप। जितनी हमारी इस कॉपर स्ट्रिप की थिकनेस एरिया वगैरह जो था वो उतनी ही थिकनेस का हमने एक और स्ट्रिप ली और इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, इस रेजिस्टेंस के उसकी एक लेयर बना दी जिसकी की रेजिस्टिविटी जो है वो इस वाले मटेरियल की A1 मटेरियल की से दुगनी है, 2 टाइम्स है यहाँ पर। तो अब आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट स्ट्रिप विल बी, ये LMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने जो R1 मटेरियल था, R1 को आपने लिख लीजिए ρL/A जो कि आपको गिवन है 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर जो अब दूसरी स्टेप आपने इस्तेमाल की है इसके साथ, ये R2 इक्वल टू इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 2 ρL/A। लेंथ तो एरिया इसके ही जैसा है लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी डबल थी तो इसलिए हमने 2 रो रख दी यहाँ पर। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को R1
और R2 जो आपके रेजिस्टेंस है ये दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, क्योंकि ये R2 और R1 यहाँ पर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर यदि आपको इस तरीके से आप इनको अरेंज करते तो ये सीरीज में रहते, लेकिन आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है इसलिए पैरेलल में है। यदि इस तरीके से होता तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, पर आपने उसको एक के ऊपर एक बनाया हुआ है इसलिए पैरेलल में है। तो अब यहाँ से जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, आर न्यू जो होगा वो होगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ से इनको जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ पर जो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो होगा 2/3 रो L/A। इसकी जो वैल्यू है हमारी वो है 2 ओम। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा 4/3। इसकी जब आप वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 4/3 हो जाएगा और ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। पहले तो आप कई बार क्या होता है, हम एग्जाम के दौरान यदि क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ना छोड़ें, हो सकता है ये इजी हो, एक बार इसलिए नज़र जरूर डालें इस पर। तो यहाँ से आपको केवल याद ये यहाँ पर कंसेप्ट था कि यदि एक के ऊपर एक रखा है आपने तो ये पैरेलल में होगा, और इसको यदि आप इसके जस्ट बगल में रखते यहाँ पर तो ये R1 और R2 यहाँ पर सीरीज में हो जाते। तो केवल क्वेश्चन ये जो यहाँ से चेंज होना था वो यहाँ से हुआ है, तो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, द इल्यूमिनेशन ऑफ एट ए पॉइंट 5 मीटर ब्लो अ लैम्प, एक कोई लैंप लगी हुई है, यहाँ से 5 मीटर नीचे आपका जो इल्यूमिनेशन है वो कितना है 6 लक्स यहाँ पर दिया हुआ है। द कैंडल पावर ऑफ लैम्प इज, तो कैंडल पावर आपसे पूछा है, तो इल्यूमिनेशन और कैंडल पावर के बीच में जो रिलेशन होता है वो दोस्तों इल्यूमिनेशन इक्वल टू कैंडल पावर डिवाइडेड बाय उससे डिस्टेंस का स्क्वायर, या R² भी हम जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूंकि कैंडल पावर पूछा है तो कैंडल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन आपको दिया हुआ है 6, डिस्टेंस आपको 5 दी हुई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 150। तो ये जो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा 150। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने इसको एग्जाम पेपरों में देखा है, चाहे वो LMRC हो, DMRC हो, इस टाइप के पेपरों में जो JEE लेवल के रहते हैं उसमें डायरेक्ट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो इल्यूमिनेशन इक्वल टू कैंडल पावर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलें, तो एक स्पान को यदि आपने 10% इंक्रीज कर दिया, देन द सैग ऑफ द लाइन इंक्रीज बाय। तो जब आप स्पान आपका बढ़ता है तो दोस्तों स्पान बढ़ने के साथ साथ आपका सैग भी यहां पर बढ़ता है, पर ये किस रिलेशन में बढ़ता है, तो ये जो इनका सैग और स्पान में जो रिलेशन रहता है, सैग इक्वल टू स्पान का स्क्वायर होता है। तो आपका स्पान जो यहाँ पर आपने इंक्रीज किया है वो 10% यहाँ पर इंक्रीज किया है, तो आपसे सैग पूछा है कि सैग कितना % बढ़ जाएगा। तो इसको आप जब आप फॉर्मूल न्यू जो आपका जो सैग यहाँ पर निकल कर आएगा, न्यू सैग जो निकल कर आएगा वो होगा जो स्पान आपका न्यू आपने बनाया है 10% इंक्रीज करके, माइनस जो पुराना स्पान था उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रीवियस जो स्पान था उसका स्क्वायर। तो यहां पर आपने 10% इंक्रीज किया है तो ये 1.1 हो गया हमारा न्यू स्पान का स्क्वायर माइनस स्पान का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो आपका पुराना ही था उसका स्पान का स्क्वायर। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 21%। तो यदि आपका 10% आपने स्पान बढ़ा दिया तो आपका सैग कितना % बढ़ जाएगा वहां पर 21%। सही आंसर क्या होगा बी। तो सैग और स्पान में आपको रिलेशन होता है, ये तो दोस्तों नॉर्मली पता होता है कि बढ़ता है, पर ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी रहता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऑप्शन ऐसे सेट किए होंगे कि वो स्पान और सैग को डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी भी दिखा देंगे।
तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। तो बैंड गैप पूछा है। बैंड गैप क्या होता है दोस्तों? जो आपके जितने भी मटेरियल रहते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या कोई इंसुलेटर हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यहां पर इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ पर दो बैंड होते हैं, एक बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के तक जाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही हम बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं, जो कि इसमें होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है नॉर्मली। यहाँ पर आपके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पर ही हम कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं। यदि ये बैंड गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है या 10 है तो वो वहाँ पर इंसुलेटर रहता है, वो कंडक्टिंग नहीं होगा। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी जो रहती है, बैंड गैप एनर्जी जो रहती है वो होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी कंडक्टिंग मटेरियल में है। सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप है ये किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, अलग अलग वेरिए होता है। तो ये आपका सिलिकॉन के लिए आपसे पूछा है। तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो दोस्तों कितनी होती है? ये होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके सभी सेमीकंडक्टर के आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी रिपीटेड होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वहीं यदि हम गैलियम आर्सेनाइड के लिए बात करें तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितना होता है? 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैडमियम सल्फाइड के लिए जो बैंड गैप एनर्जी रहती है वो होती है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कई एग्जामों में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना कोई आपका कंसेप्ट होगा, सिंपल आपको इनकी वैल्यू याद रखनी ही पड़ेगी, इसलिए इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थे। और कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि इंसुलेटिंग मटेरियल में बैंड गैप एनर्जी कितनी होती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होती है। इनका बैंड गैप जो एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी। और कंडक्टिंग के लिए कितनी होगी? वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो टनल डायोड के बारे में हमसे यहाँ पर बात करी गई है। टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, शॉटकी डायोड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं। तो टनल डायोड हमारा जो इस तरीके का, सबसे पहले इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए। टनल डायोड के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका टनल डायोड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके सिंबल बेस्ड पर, और सभी तरीके के डायोड के आपके सिंबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो वैरेक्टर डायोड है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल कैपेसिटेंस के जैसे बिहेव करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस के जैसे बिहेव करता है आपका वैरेक्टर डायोड। टनल डायोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है। एक लाइट एमिटिंग डायोड भी यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है। टनल डायोड को दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा हैवीली डोप्ड होता है ये, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये हैवीली डोप्ड होता है। और इसकी कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 पार्ट in 1000, यानी एक पार्ट आपके 10⁻³ में से इसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर जो आंसर सही होगा
बोथ ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैरेक्टर डायोड से रिलेटेड हमने देख ली, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के जैसे बिहेव करता है। शॉटकी डायोड जो होता है दोस्तों, इसमें कोई भी डिप्लेशन लेयर यहाँ पर नहीं होती है, नो डिप्लेशन रीजन यहाँ पर होता है। एक ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। और जेनर डायोड जो होता है आपका, जेनर डायोड ये वोल्टेज रेफरेंस के जैसे यहाँ पर इसको हम उपयोग करते हैं। शॉटकी डायोड जो होता है हमारा, ये हाई फ्रिक्वेंसी पर भी वर्क करता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी पर भी शॉटकी डायोड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो लगातार आते रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए मुझे। आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक